जी, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have discussion on variance analysis and we will discuss direct materials and direct labor variances and how to calculate those variances. उसमें आज हम लोग जो हैं वो ये डिस्कस करेंगे कि हाउ वी हैव टू कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल्स प्राइस वेरिएंसेस एंड इंटरप्रेट ऑल दीज वेरिएंसेस and compute direct materials quantity variances, understanding the responsibility of material variances or understanding the causes of direct material cost variances. So आज हम लोग जो है वो direct material cost variances के ऊपर बात करेंगे और हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं और उनकी रीजंस क्या होती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हम आज की डिस्कशन के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे. ओके, डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस के लिए हम लोगों ने एक एग्जांपल यहाँ पे ली है जिसके लिए हम लोगों ने क्वांटिटी परचेज्ड इज इक्वल टू क्वांटिटी सोल्ड हो जब, तो तब हम लोग इसकी कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, ये हमारे पास एक एग्जांपल है. स्टैंडर्ड डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट दैट इज गिवन टू अस दैट इज 3.0 पाउंड पर स्टैच्यू है और मल्टीप्लाई बाय 4 पर पाउंड जो है वो इसकी प्राइस है. तो 3 पाउंड एक प्रोडक्ट के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर 3 पाउंड मटेरियल लगता है और 1 पाउंड की प्राइस जो है वो 4 पर यूनिट है और टोटल कॉस्ट इसकी बनती है दैट इज 12 पर यूनिट. दैट इज आर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर स्टैच्यू और पर आउटपुट यूनिट. तो ये बेसिकली हमें जो है वो स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से हमें मिलती है. तो ये समझ लें कि स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड की इंफॉर्मेशन जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू मटेरियल्स, ये हमें गिवन है. एनुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज, जो हमने एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड है वो है हमारे पास 6500 पाउंड्स एट एक्चुअल प्राइस ऑफ 3.8 पर पाउंड और एक्चुअल प्राइस जो है वो हमने 3.8 पर पाउंड पे की है उसके लिए फॉर अ टोटल कॉस्ट ऑफ 24,700 और टोटल कॉस्ट उसकी हमने जो पे की है दैट इज 24,700 की. All of the material purchase were used during June to manufacture 2000 units और जितने भी यूनिट्स हम लोगों ने परचेज किए हैं वो सारे के सारे हमने यूज कर लिए हैं और हमने इसकी टोटल एक्चुअल जो प्रोडक्शन की है दैट इज 2000 यूनिट्स. दैट इज एक्चुअल आउटपुट. हमने एक्चुअली 2000 यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए हैं. We can compute direct material variances by the following formula. जो हम लोगों ने एक जर्नल मॉडल यूज किया था अपने वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए, हम उसी ही फिलॉसफी को यूज करते हुए हम अपने मटेरियल वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इन आर बेसिकली जब हम लोग वेरिएंसेस की बात करते हैं और वेरिएंस एनालिसिस की बात करते हैं तो हमने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 के वेरिएंसेस की हम लोग डिस्कशन की थी. तो लेवल 1 के वेरिएंसेस में हम लोग स्टैटिक बजट वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं. फिर लेवल 2 के अंदर हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंसेस और एक्टिविटी और यू मस्ट से वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं. तो फिर उसके बाद हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. दैट इज द प्राइस पोर्शन ऑफ द वेरिएंस एंड दैट इज द मटेरियल क्वांटिटी पोर्शन ऑफ द वेरिएंस. तो यहाँ पे हम लोगों ने इन तीनों चीजों को मेंशन किया हुआ है. मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस क्या होगा? दैट इज बेसिकली स्पेंडिंग वेरिएंस इज द फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट एंड एक्चुअल कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग स्पेंडिंग वेरिएंस कहते हैं. सो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस दैट इज द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द मटेरियल यूज्ड and standard quantity into standard price that is the standard price of the material used. ये जो standard price है, ये standard cost है, उसको जब हम लोग actual cost के साथ compare करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? spending variance आ जाता है. उसके लिए जब हम लोग प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं, इसमें से प्राइस पोर्शन निकालते हैं तो उसका हमारे पास फॉर्मूला बनता है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस. हम एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का जब डिफरेंस लेते हैं और उसको एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड के साथ या परचेज्ड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्राइस वेरिएंस आ जाता है. और यहाँ पे जब हम लोग मटीरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड को जब हम लोग माइनस करते
करते हैं और इन दोनों के डिफरेंस को हम मल्टीप्लाई करते हैं अपनी स्टैंडर्ड प्राइस के साथ, तो हमारे पास जो है वो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस या मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस आ जाता है। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस को डिवाइड करते हैं अपने टू वेरिएंसेस के अंदर, दैट इज द मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल क्वांटिटी और मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस। तो इन तीनों को कैलकुलेट हम कैसे करेंगे अपने डेटा को यूज करके, ये हम लोग जो है वो अभी इसमें सीखते हैं। तो एक्चुअल क्यू, ए क्यू मींस एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ पाउंड परचेज्ड एंड यूज्ड इन प्रोडक्शन। जो यहाँ पे हम लोगों ने एक्चुअल क्वांटिटी यहाँ पे ली है, दैट इज द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड एंड यूज्ड इन द प्रोडक्शन है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी मीन स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ पाउंड्स और मटेरियल्स अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने यहाँ पे लिया है, दैट इज द स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये हम लोगों ने एक्चुअल आउटपुट के लिए जितनी हमें स्टैंडर्ड मटेरियल चाहिए है, वो हम लोगों ने इसकी कैलकुलेशन की है। तो हमने अपने पिछले क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को कैलकुलेट करना और उसका फॉर्मूला भी सीखा था और उसकी कैलकुलेशन भी सीखी थी। एक्चुअल प्राइस पर यूनिट ऑफ द आउटपुट, एक्चुअल प्राइस जो हम लोगों ने पे की है मटेरियल को खरीदते हुए, ये उसकी एक्चुअल प्राइस हम कहेंगे उसको। और स्टैंडर्ड प्राइस इज द बजटेड प्राइस ऑफ द पर यूनिट इनपुट, दैट इज द बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट में से जो आपकी बजटेड प्राइस है, दैट इज द 4 पर यूनिट इन आर केस, ये हम यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस के तौर पे लेंगे। अब अगर हम लोग इनकी कैलकुलेशंस की बात करते हैं, डायरेक्ट मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस जब हम कैलकुलेट करने जाते हैं, तो फॉर्मूला मैंने आपको यहां पे लिख दिया हुआ है, आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंसेस और फ्लेक्सिबल बजट वेरिएंस फॉर डायरेक्ट मटेरियल। इसको हम लोग टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस भी कहते हैं, और या फिर इसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएंस ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स यूज हो सकते हैं इस मटेरियल के लिए, जिसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस कह रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस को हम लोग टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस भी कहते हैं, और इसके अलावा हम लोग इसको फ्लेक्सिबल बजटेड वेरिएंस फॉर डायरेक्ट मटेरियल्स भी कहते हैं। इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट माइनस फ्लेक्सिबल बजटेड मटेरियल कॉस्ट, इन दोनों का जब हम फर्क लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस आ जाता है। एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी को जब हम एक्चुअल प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ जाती है। और फ्लेक्सिबल बजटेड मटेरियल कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। तो इसको हम लोग जो है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हम जो स्टैंडर्ड प्राइस को, तो हमारे पास फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट आ जाते हैं, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट कह रहे हैं। So actual quantity, that is that to actual quantity purchased, that is 6500 pounds, जो हम लोगों को पिछली स्लाइड में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, मल्टीप्लाई बाय 3.8 पर पाउंड, ये हम लोगों ने जो है वो इसकी एक्चुअल प्राइस पे की है। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 24,700 हमारी एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी। इसमें से हम लोगों ने स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, ये हमारे पास 6000 पाउंड आ गया, और स्टैंडर्ड प्राइस पर पाउंड जो है वो हमारे पास 4 पर पाउंड आ गया। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज 24,000 आ गया। अब ये जो 6000 है, इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं, दैट इज एक्चुअल आउटपुट मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड पर यूनिट, स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट। ओके, एक्चुअल आउटपुट हमने कहा कि 2000 स्टैच्यूज हमने एक्चुअली प्रोड्यूस की हैं, दैट इज द 2000 यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड। ओके, और एक पाउंड के ऊपर, एक यूनिट के ऊपर 3 पाउंड हमारा जो है वो मटेरियल लगता है, दैट इज आर 3 पाउंड इन आर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। ये हमारा स्टैंडर्ड है किसका, क्वांटिटी का, क्वांटिटी स्टैंडर्ड इसको कहते हैं। ये क्वांटिटी स्टैंडर्ड है, ये प्राइस स्टैंडर्ड है। तो इस तरीके से हमारी ये कॉस्ट स्टैंडर्ड बनेगी। इस लिहाज से हमने ये कहा कि 2000 यूनिट हमने बनाए हैं, और एक यूनिट बनाने में हमारा 3 पाउंड मटेरियल लगता है। तो जब हम लोग 2000 यूनिट बनाएंगे तो हमारे पास टोटल मटेरियल हमारा लगना चाहिए, वी शुड यूज 6000 पाउंड्स ऑफ मटेरियल्स फॉर प्रोड्यूसिंग 2000 यूनिट्स। तो 2000 यूनिट बनाने के लिए 6000
1000 पाउंड हमें लगाना चाहिए, तो दैट इज आवर स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको हम लोग स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कहेंगे। इसको जब हम लोगों ने स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ, स्टैंडर्ड प्राइस के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। इन दोनों का जो हमने डिफरेंस लिया तो दैट इज 700। अब ये अनफेवरेबल है कि ये फेवरेबल है? सो 700 इज अनफेवरेबल, denoted by U, because the amount that was actually spent, जो हमने एक्चुअली खर्च की है, एक्सीड्स द अमाउंट दैट शुड हैव बीन स्पेंड, जो कि स्पेंड होनी चाहिए थी, उससे चूंकि एक्चुअल कॉस्ट ज्यादा है तो इसलिए हम लोग इसको अनफेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। सो एक्चुअल कॉस्ट इज मोर देन बजटेड कॉस्ट, दैट इज द फ्लेक्सिबल बजटेड कॉस्ट। इसको जो, इसलिए हम लोग इसको अनफेवरेबल वेरिएंस कहेंगे। सो द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज नॉट कंट्रोल्ड द मटेरियल कॉस्ट इफेक्टिवली। इस से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसने कॉस्ट को बेहतर तरीके से कंट्रोल नहीं किया है। द क्वेश्चन अराइजेस, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैज नॉट कंट्रोल्ड द कॉस्ट इफेक्टिवली। जब हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि व्हाई यू हैवंट कंट्रोल्ड द कॉस्ट इफेक्टिवली, तो उन्होंने वो ये कह सकते हैं कि भाई इसमें हम लोगों ने तो अपना मटेरियल उसी तरीके से उतनी ही क्वांटिटी में यूज किया है जितना होना चाहिए। हाँ, मटेरियल की प्राइस ज्यादा थी या मटेरियल की जो जो क्वालिटी थी वो अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से मटेरियल जो है वो हमारी आप समझ लें हमारी मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आई है। या वो ये कह सकते हैं कि प्राइस चूंकि हमने ज्यादा पे की है जिसकी वजह से हमारी ये मटेरियल कॉस्ट ज्यादा आ रही है, तो उसके लिए फिर हम लोग प्राइस का इम्पैक्ट अलहदा कर लेते होते हैं, ताकि हम लोग, चूंकि हमने प्राइस के हवाले से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पूछा जा सकता, प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम परचेज डिपार्टमेंट से डिस्कस करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे, तो जो प्राइस का इंपैक्ट है वो हम परचेज डिपार्टमेंट से जाके बात करेंगे। तो इसलिए हम लोग प्राइस का इंपैक्ट अलहदा कर लेते हैं, और क्वांटिटी का चूंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की होती है, तो इसलिए हम लोग क्वांटिटी का इंपैक्ट अलहदा करते हैं। तो इन चीजों को देखने के लिए कि भाई प्राइस के मुतल्लिक हम पूछेंगे परचेज डिपार्टमेंट से, और क्वांटिटी के मुतल्लिक हम पूछेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो इसलिए हम लोग फिर जो मटेरियल स्पेंडिंग वेरिएंस है इसको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं, दैट इज द प्राइस इंपैक्ट ऑन दिस वेरिएंस एंड क्वांटिटी इंपैक्ट ऑन दिस वेरिएंस, तो जिसको हम लोग प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी और यूजेज वेरिएंस कह रहे हैं। अगर हम लोग इसकी प्राइस वेरिएंस की बात करते हैं तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। हियर एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड आ जाएगा, यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी मीन एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, इन मीन एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इनटू बजटेड प्राइस और अ स्टैंडर्ड प्राइस व्हिच हैव इन आवर स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड। इन दोनों में से एक्चुअल क्वांटिटी कॉमन आ गया, दैट इज एक्चुअल क्वांटिटी, और एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे। यहाँ पे एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड इज 6500 पाउंड विच इज गिवन इन आवर क्वेश्चन, एंड एक्चुअल प्राइस इज 3.8 पर पाउंड एंड स्टैंडर्ड प्राइस इज 4 पर पाउंड। इन दोनों का जब हम लोगों ने डिफरेंस लिया तो हमारे पास जो आ गया 0.2 को जब हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उसके साथ 6500 के साथ, तो हमारे पास आ गया 1300 फेवरेबल। व्हाई दिस इज फेवरेबल? एक्चुअल प्राइस इज 3.8 पर पाउंड, is 0.2 less than the standard price of 4 पर पाउंड, क्योंकि एक्चुअल प्राइस हमारी 3.8 है जो कि स्टैंडर्ड प्राइस है 4.0, जो कि एक्चुअल प्राइस इज लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस विद $0.2। और जब हम लोग इसको 6500 पाउंड से मल्टीप्लाई करते हैं परचेज के साथ, तो हमारे पास जो है वो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6500 पाउंड करेंगे तो हमारे पास 1300 डिफरेंस आ जाएगा। सो दिस इज बेसिकली फेवरेबल बिकॉज एक्चुअल प्राइस इज लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस चूंकि हमने कम पे की है जो हमने स्टैंडर्ड की थी, इसलिए हमारे पास जो है वो
ये जो वेरिएंस है ये फेवरेबल आ रहा है। इट मींस कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है या जो परचेज डिपार्टमेंट है, इट मींस जो परचेज डिपार्टमेंट है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, उन्होंने बेहतर निगोशिएशन की है वाइल परचेजिंग ऑफ द मटेरियल्स, और उन्होंने वहां पे $1300 की सेविंग की है कॉस्ट में बाय परचेजिंग द यू मस्ट से चीप मटेरियल्स। उन्होंने अच्छे रेट के ऊपर निगोशिएट करके क्या किया है कि मटेरियल्स की अच्छी तरीके से प्राइस जो है वो निगोशिएट की है और 1300 की कॉस्ट जो है वो सेव की है इन परचेज ऑफ मटेरियल्स। लेकिन इसका दूसरा एडवर्स इम्पैक्ट ये आ सकता है कि उन्होंने जब मटेरियल को कम पे किया है तो हो सकता है मटेरियल की क्वांटिटी कम हो, और अगर क्वालिटी अच्छी ना हो, क्वालिटी अगर अच्छी नहीं होगी, चूंकि प्राइस कम है और प्राइस कम में हो सकता है उन्होंने क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लिया हो, और क्वालिटी कम होने की वजह से मटेरियल ज्यादा कंज्यूम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने चूंकि 3.8 सिर्फ प्राइस का इंपैक्ट दे रहे हैं तो हम प्राइस को देख सकते हैं, और रीजंस की बात जो है वो हम बाद में करेंगे कि क्या रीजंस हो सकती हैं इसके फेवरेबल होने की। तो ये भी एक रीजन हो सकती है कि उन्होंने प्राइस तो कम करने के लिए हो सकता है क्वालिटी पे कंप्रोमाइज कर लिया हो, और क्वालिटी कम होने की वजह से क्वालिटी जो है वो अच्छी ना होने की वजह से मटेरियल जो है वो ज्यादा यूज हो सकता है, ज्यादा वेस्ट हो सकता है, और उसका इम्पैक्ट जो है वो मटेरियल यूजेज के ऊपर भी आ सकता है, और लेबर के ऊपर भी आ सकता है कि लेबर जो है उसको ज्यादा टाइम कंज्यूम हो सकता है फॉर यूजिंग दैट मटेरियल। तो इसका बेसिकली रिलेशन बनेगा डिफरेंट वेरिएंसेस के साथ, वो उसको हम लोग जो है वो बाद में उसके साथ देखेंगे कि वो उसका इम्पैक्ट वहां पे कैसे जा सकता है। अगर मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस की जब हम बात करते हैं तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस पर पाउंड माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस अलाउड। ओके, स्टैंडर्ड प्राइस इसमें से दोनों में से कॉमन निकल आया फॉर्मूला के मुताबिक, और एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गया। So actual quantity here we used 6500 and standard quantity which should we use that was 6000 pound, जो कि हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट करना सीखा था। तो 4 पर यूनिट इज द 4 पर पाउंड इज द स्टैंडर्ड प्राइस, एंड 6500 पाउंड्स माइनस 6000 पाउंड्स को जब हमने किया तो 500 का डिफरेंस आ गया, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 2000 आ गया अनफेवरेबल। Why this is unfavorable? Actual amount of material used in production was 6500 pounds. जो actual material हमने use किया है that is 6500 pounds. However, the standard amount of material allowed for actual production was 6000 pounds. जो standard material allowed था for actual units produced के लिए वो 6000 pounds था। तो 500 पाउंड जो है वो हमने एक्सपेक्टेड इस मटेरियल से ज्यादा इस्तेमाल किया है। जब हमने ज्यादा इस्तेमाल किया है दैट्स व्हाई दिस वेरिएंस इज अनफेवरेबल एंड वी लेबल इट एज यू दैट इज अनफेवरेबल। सो एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड इज ग्रेटर देन स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल आउटपुट ऑफ एस स्टैंडर्ड क्वांटिटी, दैट्स व्हाई दिस इज अनफेवरेबल वेरिएंसेस। अब इसकी वजूहात की अगर हम बात करते हैं तो जब हम प्रोडक्शन, अच्छा इसके इस हवाले से ये वाला जो वेरिएंस है दैट वुड बी क्वेश्चनड अबाउट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इस वेरिएंस के मुताल्लिक हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से पूछेंगे कि भाई आपने मटेरियल क्यों ज्यादा इस्तेमाल किया है। जाहिर है ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल होने का मतलब ये है कि मटेरियल वेस्ट हुआ होगा या फिर हम लोगों ने उसको ध्यान से इस्तेमाल नहीं किया है। तो उनसे हम लोग सवाल पूछेंगे, उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल करेंगे कि व्हाई दे हैव यूज्ड मोर मटेरियल। बट हियर वी विल क्वेश्चन द परचेज डिपार्टमेंट कि भाई परचेज डिपार्टमेंट से हम पूछेंगे कि आपने जो मटेरियल जो है वो खरीदा जो था वो क्यों कम या ज्यादा खरीदा था। अब चूंकि यहाँ पे उन्होंने फेवरेबल दिया है मीन उनकी एक अच्छी परफॉर्मेंस नजर आ रही है, और यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों की एक परफॉर्मेंस जो है वो बुरी नजर आ रही है। ओके, जब हम लोग इसको आगे जाके हम लोग इसकी रीजंस के ऊपर जब बात करेंगे तो उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी।
Why? So this is the summary of the material variances. So actual quantity of input multiplied by actual quantity into actual price, and standard quantity allowed for actual output at standard price, standard quantity into standard price. That is इसकी दोनों की कैलकुलेशन जब हम लोग करते हैं 27,700 एंड 27,000, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 700 अनफेवरेबल. दैट वाज स्पेंडिंग वेरिएंस. यू मस्ट से द टोटल एक्चुअल टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस. तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, दैट इज द 700. अब इन दोनों का जो ब्रेकअप है दैट इज प्राइस वेरिएंस एंड क्वांटिटी वेरिएंस. सो प्राइस वेरिएंस इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस मीन और एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया. तो एक्चुअल क्वांटिटी इसमें से हम लोगों ने 24,700 इनकी कॉस्ट आती थी एक्चुअल कॉस्ट, और ये वाली जो कॉस्ट थी दैट वाज 26,000. तो इन दोनों का जो फर्क है दैट इज 1300 जो है वो हम लोग इसको फेवरेबल जो है वो हम समझते हैं कि भाई यहाँ पे चूंकि प्राइस जो है वो हम लोगों ने कम पे की है हमारी स्टैंडर्ड से, तो इसलिए ये फेवरेबल है. और जब इन दोनों फिगर्स का हम लोग डिफरेंस लेते हैं तो दैट इज द क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको हम लोग यूजेज वेरिएंस भी कह रहे हैं या क्वांटिटी मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं. तो ये उनका फर्क है. सो बेसिकली दिस इज द स्पेंडिंग वेरिएंस comprises of two parts, that is the price variance and quantity variance. और इस तरीके से हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं. So this was the summary of these two variances जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं. सिचुएशन 2 क्या है? सिचुएशन 2 ये है कि व्हेन क्वांटिटी परचेज इज नॉट इक्वल टू क्वांटिटी यूज्ड. जब क्वांटिटी परचेज क्वांटिटी यूज्ड के बराबर नहीं आती है, तो उस सिचुएशन में हम लोग इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो डाटा इज गिवन टू अस. 3 पाउंड पर स्टैचू हम यूज करते हैं, 4 पर पाउंड हमारी प्राइस है, 12 पर यूनिट हमारी कॉस्ट है, या दैट इज द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल. एक्चुअल क्वांटिटी जो हम लोगों ने परचेज की है दैट इज द 7,000 pounds at actual price of 3.8 per pound and the actual cost of 24,700, जिसमें से 6,500 pounds out of material purchased was used during the June to manufacture 2,000 units. और 2,000 यूनिट बनाने के लिए हमें 6,500 हमने पाउंड्स इस्तेमाल किए हैं. खरीदे हमने 7,000 हैं, इस्तेमाल 6,500 की हैं. पिछली एग्जांपल में हमने 6,500 ही खरीदे थे और 6,500 ही यूज कर लिए थे, मीन दोनों अमाउंट इक्वल थी. यहाँ पे हमारी परचेज्ड अलहदा है और यूज्ड अलहदा है. इस सिचुएशन में मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज कंप्यूटेड यूजिंग द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज्ड. इस हवाले से जब हमारे पास ये दोनों मुख्तलिफ होंगी तो हम लोग मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे मटेरियल परचेज्ड के ऊपर, और मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस हम कैलकुलेट करेंगे मटेरियल यूज्ड के ऊपर. सो दिस फिगर विल बी यूज्ड इन price variance and this figure will be used in usage variance or quantity variance. There are two reasons for this practice. Delaying the computation of the price variance until the materials are used would result in delayed variance report. पहली बात तो ये है कि जब हम लोग मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर ही अगर हम उसी वक्त प्राइस वेरिएंस निकालें जब हम लोग तमाम मटेरियल को कंज्यूम कर लें, तो उससे हमारा जो प्राइस वेरिएंस है वो डिले हो जाएगा, और उसकी डिले होने की वजह से हमारी रिपोर्ट्स डिले हो जाएंगी, और जब हमारी रिपोर्ट्स डिले हो जाएंगी तो हम लोग ये नहीं मालूम कर पाएंगे कि वेदर हम लोग मटेरियल जो है वो सस्ता खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं, क्या हमारी मटेरियल पे ऊपर जो वेरिएंसेस है वो फेवरेबल या अनफेवरेबल आ रहे हैं, और उनको हम लोग टाइमली एक्शन लेके कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हम लोग इसको जो है वो डिले नहीं कर सकते हैं, और जब भी हम लोग परचेज करेंगे तो उसी वक्त परचेज प्राइस या परचेज क्वांटिटी के ऊपर ही मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेंगे. क्योंकि अगर हम लोग उसको डिले करेंगे टिल द टाइम ऑफ यूजेज ऑफ द वेरिएंस, तो फिर हम लोग परचेज डिपार्टमेंट को ये नहीं बता पाएंगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है या आपकी जो परचेजिंग है वो एज पर स्टैंडर्ड जो है वो कम है या ज्यादा है. तो
तो इस लिहाज से हम लोग अगर उसकी रिपोर्ट टाइमली लेना चाह रहे हैं तो हमें फिर जो है वो एट द टाइम ऑफ परचेज जो है वो परचेज प्राइस वेरिएंस निकालना चाहिए, ना कि हमें एट द टाइम ऑफ यूजेज निकालना चाहिए। Computing the price variance when the material are purchased allow materials to be carried in the inventory accounts at their standard cost. This greatly simplifies bookkeeping. और जब हम लोग प्राइस वेरिएंस को एट द टाइम ऑफ परचेज कैलकुलेट करते हैं तो उस सूरत में हम अपनी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है उसको हम अपनी इन्वेंट्री में लिख लेते हैं और इन्वेंट्री अकाउंट्स के को हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इसकी वजह से हमारी जो बुक कीपिंग होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें हर एक लॉट की डिफरेंट प्राइस के साथ बुक कीपिंग या अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं करना पड़ती। हम सिंपली इसकी जो है वो क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर ही उसकी एंट्रीज कर लेते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर जब एंट्रीज करते हैं तो उससे हमारी जो बुक कीपिंग है वो सिंप्लीफाई हो जाती है। हमें जो डिफरेंट प्राइसेस की कैलकुलेशंस हैं या डिफरेंट प्राइसेस के ऊपर अमाउंट्स की कैलकुलेशन है हमारी परचेजेस की या हमारी बुक कीपिंग के अंदर एंट्रीज करते हुए, वो हमें फिर नहीं करना पड़ती, क्योंकि हमारे पास एक स्टैंडर्ड अमाउंट होती है और स्टैंडर्ड अमाउंट के ऊपर हम लोग उसकी कैलकुलेशन करके और मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करके उसकी एंट्री को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटिंग द वेरिएंसेस एट द टाइम ऑफ मटेरियल परचेज। एक तो हम लोग जब मटेरियल परचेज करते हैं तो हमें उसी वक्त पता चलना चाहिए कि क्या हमने मटेरियल सस्ता खरीदा है या महंगा खरीदा है, तो इसलिए हमें जो मटेरियल प्राइस वेरिएंस है वो उसी वक्त कैलकुलेट करना चाहिए ताकि हम टाइमली उसकी एनालिसिस कर सकें और टाइमली उसकी रिपोर्ट बना सकें। और दूसरा ये है कि उसकी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाती हैं, उसकी अकाउंटिंग सिंप्लीफाई हो जाती है और हम लोग उसकी जब अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं और स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर जब हम एंट्रीज करते हैं हम अपनी बुक कीपिंग को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हमें जो डिफरेंट प्राइसेस होती हैं उनके ऊपर डिफरेंट कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ती हैं, बल्कि एक प्राइस चूंकि हमारे पास होती है और उसके ऊपर हमारी कैलकुलेशंस जो है वो आसान हो जाती हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करते हैं। और हम लोग जब इनकी एंट्रीज को सीखेंगे तो उसमें हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट के ऊपर किस तरीके से अपने अकाउंट्स में इन चीजों को कैलकुलेट करते हैं और हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये हम लोग उस वक्त इनकी एंट्रीज भी करना सीखेंगे। ओके अब हम लोग इनकी कैलकुलेशंस देख लेते हैं। जब हम लोगों ने प्राइस वेरिएंस निकाला तो दैट इज टोटल स्पेंडिंग वेरिएंस निकाल लेंगे, तो एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल परचेज्ड मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। सो एक्चुअल क्वांटिटी 7000 पाउंड्स मल्टीप्लाई बाय 3.8 एंड स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज 6000 पाउंड, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड मल्टीप्लाई बाय 4 पर पाउंड। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 26600 आ गया, 24000 आ गया। इन दोनों का जो फर्क आ गया दैट इज 1400 अनफेवरेबल। और ये 6000 पाउंड हमने कैसे कैलकुलेट किया है, दैट इज 2000 एक्चुअल आउटपुट है और 3 पर पाउंड हम इसमें मटेरियल यूज कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी अलाउड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इज 6000 पाउंड। सो 700 यहाँ पे 1400 आना था, ये गलती से लिख दिया 700। 1400 इज अनफेवरेबल डिनोटेड बाय यू बिकॉज एक्चुअल कॉस्ट अमाउंट इज एक्सीडिंग दैट बजटेड कॉस्ट। जब अब एक्चुअल कॉस्ट इज ग्रेटर देन बजटेड कॉस्ट तो इस सूरत में हमारा जो वेरिएंस होता है वो अनफेवरेबल वेरिएंस होता है। इस केस में हमारे पास 1400 अनफेवरेबल वेरिएंस है, यहाँ पे हम गलती से 700 हमने लिख दिया है। ओके नेक्स्ट देखिए जी, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड लिखेंगे, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, यहाँ पे हम एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड लेंगे बिकॉज एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास दो होंगी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज्ड एंड एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। सो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इज 7000 पाउंड्स, 3.8 पर यूनिट इज द एक्चुअल प्राइस एंड 4 पर पाउंड इज द स्टैंडर्ड प्राइस। इन दोनों का फर्क लिया तो 0.2 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 7000 के साथ तो 1400 हमारे पास फेवरेबल वेरिएंस आ गया। दैट इज द फेवरेबल वेरिएंस ऑफ 1400 हमारे पास फेवरेबल आ गया। एक्चुअल प्राइस इज 3.8 पर पाउंड इज 0.2 लेस देन द स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ 4 पर पाउंड बिकॉज 7000 पाउंड वर परचेज, द टोटल अमाउंट ऑफ द वेरिएंस इज 1400, that is 0.2 multiplied by 7000 pounds. So this variance is labeled favorable because
एक्चुअल प्राइस इज लेस देन स्टैंडर्ड प्राइस। एक्चुअल प्राइस चूंकि कम है स्टैंडर्ड से, इसलिए हमारे पास ये वाला जो वेरिएंस है ये फेवरेबल वेरिएंस है। ओके और अब हम लोग क्वांटिटी वेरिएंस की बात कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड क्वांटिटी। हियर वी हैव यूज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, that is 6500 pounds. 4 into 6500 minus 6000 pound, that is the standard quantity allowed for actual production. इन दोनों का फर्क लिया तो 500 आ गया, इसको मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 2000 अनफेवरेबल आ गया। एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्यूटर और मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन वाज 6500 पाउंड्स। हाउएवर द स्टैंडर्ड अमाउंट allowed for actual output is 6000 pound. The difference is 500 pound. When it is multiplied by 4, that is the standard price, so that is the 2000 unfavorable variance. Because this is unfavorable, actual quantity used of material is more than standard quantity allowed for that output, तो इसलिए हमारा ये unfavorable variance है। तो अब आप जरा गौर करें कि जब हमारे पास actual quantity purchased और actual quantity used different होती है, तो तब हमारे पास ये 2000 की जो फिगर है यो बेसिकली क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी जो है वो डिफरेंस आ जाती है। ये हमारे पास इन दोनों का जो फर्क होगा ये इसके बराबर नहीं आएगी। ओके ये आप देखें, इन दोनों का टोटल नहीं मालूम किया हुआ, सिर्फ और सिर्फ हमने सिंगल अमाउंट्स मालूम की हुई हैं, क्योंकि इन दोनों को जब आप टोटल करोगे तो ये बराबर नहीं आएगा। इस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हम लोगों ने दोनों में क्वांटिटी डिफरेंट ली है। इसमें हम लोगों ने परचेज क्वांटिटी ली है और दूसरे वाले में हम लोगों ने क्वांटिटी जो है वो यूज्ड ली है। यहाँ पे परचेज्ड है, यहाँ पे यूज्ड है। सो दिस इज 7000 पाउंड इंटू 3.8 पर पाउंड, दैट इज 26600, और इसका डिफरेंस लिया है 7000 पाउंड मल्टीप्लाई बाय 4 पर पाउंड, दैट इज 28000। द डिफरेंस इज प्राइस वेरिएंस, दैट इज 1400 फेवरेबल। और here we have calculated 7000 pounds, sorry 6500 pounds, ये ऊपर वाली कैलकुलेशन नहीं है, ये नीचे वाली है। 6500 pounds multiplied by 4 per pound, that is 26000, and 6000 pounds multiplied by 4 per pound, that is 24000। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आ गया that is 2000 unfavorable। और इन केस दिस हम लोग जो है वो यहाँ पे दोनों में डिफरेंट क्वांटिटीज लेते हैं जब हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी की बात करते हैं। तो ये मकसद था आप लोगों को समझाना कि जब आप लोग मटेरियल परचेज्ड और मटेरियल यूज्ड एक्चुअल की क्वांटिटी डिफरेंट होती है तो तब हम लोग कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं। ओके who are the responsible of material variances? Material quantity variance is the responsibility of production manager, production supervisor or production department, and the material price variance is the responsibility of purchase manager, purchase agent or purchase department. So याद रखें कि जब हम लोगों ने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करनी है तो फिर इन दोनों वेरिएंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट लोगों के ऊपर होते हैं। ये भी एक रीजन है कि हम लोग इस वेरिएंसेस को, मटेरियल के वेरिएंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग हर एक वेरिएंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट डिफरेंस। तो उसके लिए हम लोग, चूंकि ये वाला जो फर्क है ये परचेज की वजह से है और वो परचेज मैनेजर इसका रिस्पॉन्सिबल होता है, और ये वाला जो फर्क है ये प्रोडक्शन की वजह से है, यूजेज की वजह से है, तो वो प्रोडक्शन मैनेजर इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। सो स्टैंडर्ड प्राइस इज यूज्ड टू कंप्यूट द क्वांटिटी वेरिएंस, सो द प्रोडक्शन मैनेजर इज नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर परचेजिंग मैनेजर्स परफॉर्मेंस। और जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो क्वांटिटी वेरिएंस निकालने के लिए हम स्टैंडर्ड प्राइस चूंकि कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि हम एक्चुअल प्राइस को यहाँ पे कंसीडर ही नहीं करते। आप अगर यहाँ पे देखें पिछले वाले में, तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ स्टैंडर्ड प्राइस ली है। व्हाई दिस इज स्टैंडर्ड प्राइस? कि हम लोग इसको एक्चुअल पे ले ही नहीं रहे। एक्चुअल पे इसलिए नहीं ले रहे कि हम एक्चुअल प्राइस का इंपैक्ट प्रोडक्शन के ऊपर नहीं लाना चाह रहे, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी परचेज मैनेजर की होती है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस को यूज करते हैं व्हाइल कैलकुलेटिंग वेरिएंस ऑफ मटेरियल्स यूज। जो एफिशिएंसी वेरिएंसेस हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्टैंडर्ड प्राइस इसीलिए यूज करते हैं कि हम लोग उसका इंपैक्ट जो है वो प्रोडक्शन के ऊपर या मैनेजर्स के ऊपर इंपैक्ट नहीं डालना चाह रहे, हम सिर्फ और सिर्फ उसकी एफिशिएंसी का इंपैक्ट देखना चाह रहे होते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस को यूज करते हैं
एक्चुअल प्राइस को यूज नहीं करते हैं। तो अगर आपसे सवाल आ जाए कि व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड प्राइस इन मटेरियल यूजेज और एफिशिएंसी वेरिएंसेस, सो दिस इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन के व्हाई वी यूज स्टैंडर्ड प्राइस रेदर देन एक्चुअल प्राइस इन कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी वेरिएंसेस। एफिशिएंसी वेरिएंस को कैलकुलेट करते हुए हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस क्यों यूज करते हैं, ये उसका आंसर है। Okay, who is the what are the causes of direct material variances? Causes of favorable direct material price variances can be vice versa in case of unfavorable variances. Unfavorable variances में उलट हो सकती हैं। More skillfully negotiated the direct material price by purchasing manager. परचेज मैनेजर ने बेहतर तरीके से मटेरियल की प्राइस को निगोशिएट किया है और कम प्राइस जो है वो उसमें मटेरियल खरीद रहा है, दैट इज द वन कॉज ऑफ फेवरेबल वेरिएंस। क्योंकि हमारे केस में फेवरेबल वेरिएंस है तो हम लोग फेवरेबल वेरिएंसेस की जो है वो कॉजेज डिस्कस कर रहे हैं। अगर ये अनफेवरेबल होता तो हम लोग इसको जो है वो पुअरली निगोशिएटेड द डायरेक्ट मटेरियल प्राइसेस बाय द परचेज मैनेजर लिख देते, तो उलट कर देते। ओके, द परचेज मैनेजर स्विच टू लोअर प्राइस सप्लायर्स। ये भी हो सकता है कि परचेज मैनेजर ने पहले परचेज जो भी परचेजिंग सप्लायर था जिससे हम लोग मटेरियल खरीद रहे थे वो हमें ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहा था, तो उसने स्विच कर दिया है एक लो प्राइस सप्लायर के ऊपर, मीन जो हमें कम सस्ता मटेरियल दे रहा है उसके उससे मटेरियल उसने खरीद लिया है, तो इससे हमारा प्राइस वेरिएंस जो है वो फेवरेबल हो गया है। द परचेजिंग मैनेजर ऑब्टेनिंग क्वांटिटी डिस्काउंट्स। परचेज मैनेजर ने हो सकता है क्वांटिटी ज्यादा खरीदी है और उसके ऊपर उसको डिस्काउंट हासिल हुआ है, सो परचेज डिपार्टमेंट इज ऑब्टेनिंग क्वांटिटी डिस्काउंट्स, दैट्स व्हाई आवर परचेज प्राइस इज लोअर एंड आवर direct material price variance is favorable. Direct material price decreased unexpectedly. डायरेक्ट मटेरियल की प्राइसेस मार्केट में अनएक्सपेक्टेडली कम हो गई हैं, जिसकी वजह से हमारी प्राइस कम हुई है और प्राइस कम होने की वजह से हमारा जो वेरिएंस है वो फेवरेबल हो गया है। और अगर ये अनफेवरेबल होता तो हम इसके उलट लिखेंगे, ये याद रखिएगा। इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड ऑफ प्राइस सेट। हमने जो स्टैंडर्ड बनाया था वो बड़ा पुराना था, पिछले 2 साल 3 साल पुराना था, उस वक्त हम लोगों ने उसकी प्राइस को सेट किया था, लेकिन अब चूंकि वो स्टैंडर्ड जो है वो इनएक्यूरेट हो गया है, मीन हमने इसकी स्टैंडर्ड बनाते हुए प्राइस की कैलकुलेट ही नहीं ठीक की थी, इस वजह से हमने प्राइस हाई सेट की हुई थी, जिसकी वजह से क्या है कि हमारी प्राइस कम मार्केट में नजर आई है, इस वजह से हमारा फेवरेबल वेरिएंस है। और अगर ये अनफेवरेबल होगा तो उस सूरत में भी इनएक्यूरेट स्टैंडर्ड प्राइस सेट हो सकती है कि हमने मार्केट को कंसीडर करके अपना स्टैंडर्ड सेट नहीं किया था, जिसकी वजह से हमारा प्राइस जो है वो हमने कम सेट की हुई थी और वो ज्यादा आ गई, उसकी वजह से अनफेवरेबल वेरिएंस आ गया। बिकॉज इन आर केस दैट इज द फेवरेबल वेरिएंस, तो हम ये कहेंगे कि हमने जो प्राइस सेट की हुई है वो हाई सेट की हुई है जो मार्केट में कम है, और मार्केट से जो हमें एक्चुअल प्राइस मिली तो वो कम मिली, इसकी वजह से हमारा फेवरेबल वेरिएंस आ गया। द परचेज मैनेजर एक्सेप्ट अनफेवरेबल टर्म्स ऑन फैक्टर्स अदर देन प्राइस सच एज एग्री लो क्वालिटी मटेरियल। वो परचेज मैनेजर ने प्राइस तो कम कर ली, लेकिन हो सकता है उसने टर्म्स के ऊपर लो क्वालिटी मटेरियल को एक्सेप्ट कर लिया हो, अनफेवरेबल टर्म्स के ऊपर उसने जो है नेगोशिएशन की हो, अनफेवरेबल टर्म्स के ऊपर उसने मटेरियल को नेगोशिएट किया हो और मटेरियल खरीदा हो, जैसा कि उसने लोअर क्वालिटी मटेरियल खरीद लिया हो प्राइस को बचाने के लिए, तो ये भी एक रीजन हो सकती है उसके फेवरेबल वेरिएंसेस की, क्योंकि उसने प्राइस तो कम कर ली लेकिन हो सकता है प्राइस की आड़ में क्वांटिटी कम हो, क्वालिटी कम हो गई हो, और जब क्वालिटी कम हो जाएगी तो फिर उसका इंपैक्ट जो है वो बाकी वेरिएंसेस के ऊपर भी आएगा। तो अगर तो क्वालिटी कम है तो फिर यूजेज वेरिएंस अनफेवरेबल होना चाहिए, और अगर यूजेज वेरिएंस भी फेवरेबल है तो फिर ये क्वांटिटी वाला इंपैक्ट जो है वो नहीं होगा। लेकिन चूंकि हमारे पास यहाँ पे जो वेरिएंस ऑफ क्वांटिटी है वो अनफेवरेबल है, तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने प्राइस को कम करने के लिए क्वांटिटी को लो कर लिया था, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल ज्यादा यूज हुआ, वेस्ट ज्यादा हुआ, और लेबर का वेरिएंस भी इसको जो है वो एविडेंट करेगा कि अगर हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी क्या है ज्यादा आता है, तो अनफेवरेबल आता है, तो फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से लेबर का टाइम ज्यादा कंज्यूम हुआ उसको बनाने में, तो उसकी वजह से हमारा जो है वो मटेरियल लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी अनफेवरेबल आया है। सो
quality of material may impact on usage of material as well as labor efficiency variances. Causes of direct material causes of unfavorable direct material efficiency variance or direct material usage variance क्या हो सकती है? Can be vice versa in case of favorable variances. The unfavorable direct quantity variance could be due to one of or more of the following reason. कोई एक या एक से ज्यादा reasons हो सकती हैं. There could be possibility of faulty machines. हो सकता है मशीनें खराब हों जिसकी वजह से मटेरियल ज्यादा यूज हुआ है, मटेरियल वेस्ट हुआ है, तो ये एक रीजन हो सकती है उसकी जो अनफेवरेबल एफिशिएंसी या यूजेज वेरिएंस की. अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मटेरियल बाय लेबर, लेबर ने अननेसेसरी वेस्टेज की है मटेरियल्स की. मटेरियल परचेज वर इंफीरियर इन क्वांटिटी क्वालिटी, मटेरियल जो परचेज किया गया है वो क्वालिटी में इंफीरियर था जिसकी वजह से वेस्टेज ज्यादा हुई है. वर्कर्स वर अनट्रेन्ड, वर्कर्स जो थे वो ट्रेंड नहीं थे, अनस्किल्ड थे जिसकी वजह से वेस्ट ऑफ मटेरियल ज्यादा हुआ है. देयर वाज अ पुअर सुपरविजन, सुपरवाइजर ने अपना काम अच्छा नहीं किया है, सुपरवाइजर ने अनअटेंडेड छोड़ दिया प्रोडक्शन को और उन्होंने मटेरियल को ज्यादा वेस्ट किया है. द क्वालिटी स्टैंडर्ड वाज सेट टू लो, क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत कम लो सेट किया हुआ था. मीन क्वालिटी स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड जो था वो हमारा प्रॉपर नहीं था जिसकी वजह से हमारा ये अनफेवरेबल वेरिएंस आया है कि हमने जो क्वांटिटी यूज्ड पर यूनिट लिया हुआ है वो बड़ा लो लिया हुआ है, पुराना है स्टैंडर्ड. अब या फिर हम लोगों ने स्टैंडर्ड जब सेट किया था उसमें कुछ फैक्टर्स कंसीडर नहीं किए थे और उसकी वजह से स्टैंडर्ड लो सेट किया हुआ था और अल्टीमेटली वो जब यूज हुआ तो वो हजार है ज्यादा मटेरियल इस्तेमाल हो गया. तो इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं कि उसकी एक ये भी रीजन हो सकती है कि हमारा स्टैंडर्ड ठीक नहीं था, उसकी वजह से हमारा ये अनफेवरेबल वेरिएंस आया है. सो दीज वर द कॉजेज ऑफ द वेरिएंसेस. हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात कर ली, हु इज रिस्पॉन्सिबल, और हमने ये भी बात कर ली कि उसकी वजूहात क्या हैं इन वेरिएंसेस को कैलकुलेट करने के लिए.